हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वेणु साहब, मैं अब आपसे ये समझना चाहता हूँ, जो शुरुआत में मैंने क्वेश्चन किया था राजीव जी से, कि अगर ये एलआईसी का को घाटा हो रहा है, जितने में शेयर खरीदा था अब उससे भी नीचे जा रहा है और भी नीचे जा सकता है, तो ये एलआईसी को ले जाकर कहाँ खड़ा करता है? और सरकार जो अभी तक कह रही थी, वो अब कहाँ खड़ी है इस पूरे जो शेयर बाजार की हलचल है उसके बीच में? देखिए, एलआईसी का जो निवेश है उसको जैसे राजीव रंजन बोल रहे थे, उस पे सरकार को पूरा ये खुलासा करना चाहिए कि एलआईसी ने कब, किस पीरियड में ये सारे शेयर्स खरीदे। जैसे जैसे राजीव रंजन बोल रहे थे कि ये कोविड के दौरान खरीदे हैं, तो कोविड के दौरान किस बेसिस पे खरीदे ये वाले शेयर्स, और 2022 में जाके ये अडानी ग्रुप का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो असली जो किस्सा है 2022 में $100 बिलियन, यानी तकरीबन 8 लाख करोड़, इनका शेयर पूरा चढ़ता है ऊपर एकदम से कुछ महीनों में, जो कि कई इक्विटी के जो एनालिसिस करने वाले विशेषज्ञ हैं, जो बाहर जो बैठे हुए हैं, जो न्यूयॉर्क बिजनेस स्कूल में पढ़ाते हैं, जैसे अश्वत्थ दामोदरन, उन्होंने भी ये कहा है और सबने ये ऑब्जर्व किया है कि एकदम से कुछ महीनों में शेयर का एकदम बढ़ जाना, और उसके कुछ 2 साल पहले, 1-2 साल पहले एलआईसी ने अपना स्टेक बढ़ाया है उसमें। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, इसको भी समझना जरूरी है, और इनके शेयर कैसे बढ़े और एलआईसी ने किस बेसिस पे इतना एक्सपोजर लिया। और अब जैसे एलआईसी का जो इक्विटी एक्सपोजर है करीब 5% है, उनका जो टोटल इक्विटी जो उन्होंने खरीदा है कंपनियों में, उसका अडानी ग्रुप का शेयर 5% है। मगर आप और प्राइवेट म्यूचुअल फंड में जाओगे, जो जो हमारा और आपका पैसा निवेश करती है, और वो बहुत ही कंजर्वेटिव तरीके से इन्वेस्ट करती है, वहां पे आप देखेंगे 1% उनका जो टोटल एक्सपोजर अडानी ग्रुप में उनके टोटल इक्विटी से अगर के तुलना में 1% है। अब एलआईसी को ये बताना जरूरी है कि भाई एलआईसी ने प्राइवेट म्यूचुअल फंड्स जो आप और हमारा पैसा निवेश करती है, एलआईसी भी आप और हमारा ही निवेश करती है, मगर एलआईसी ने और एलआईसी और प्राइवेट म्यूचुअल फंड्स के बीच में इतना डिफरेंस क्यों है? वाई हैज एलआईसी इन्वेस्टेड जो 5 गुना ज्यादा जितना प्राइवेट म्यूचुअल फंड ने अडानी ग्रुप में डाला है अपने रेशियो में, अपने जो टोटल इक्विटी के रेशियो में, एलआईसी ने उसका 5 गुना ज्यादा डाला है। तो इसके पीछे सरकार की जरूर कोई स्ट्रैटेजी रही होगी। तो आज की तारीख में आप सही कह रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट हुआ उससे नीचे आ गया है, और एक जमाने में जो 36,000 करोड़ का एलआईसी में निवेश था अडानी ग्रुप में, वो 70-75 हजार करोड़ ऊपर चला गया था तब, और पिछले 2-3 हफ्तों में पूरा गिर के नीचे आ गया। और इसका कारण सिंपल ये है कि अडानी के शेयर्स जो हैं, जो कंपनियों के इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के शेयर्स, मतलब 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, अडानी ग्रीन 8 गुना, ये कोविड के बाद 2 साल में हुआ है। तो ये शेयर्स क्यों ऐसे कैसे बढ़े? किसने इन शेयर्स को इतना बढ़ाने का काम किया? अब ये सारी इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है। अब मुझे विश्वास नहीं है कि सेबी असली खुलासा कर पाएगी कि नहीं, मगर सेबी कह रही है ऑफिशियली कि करने वाले हैं। जी। मगर बड़ा मुद्दा यह है मुकेश जी, बड़ा मुद्दा यह है कि जैसे राजीव रंजन ने कहा कि ये जो डिटेल्स जो है ये सब बिल्कुल अंधेरे में है और कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मगर मैं एक चीज कहूंगा, एक मुद्दा जो है वो बिल्कुल अंधेरे में नहीं है, और उसका पूरा आपके सामने, उसका पूरी तरीके से आपके सामने दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट है और सबको पता है। वो क्या है? वो ये है कि इस सरकार ने अडानी ग्रुप को, जैसे राहुल गांधी ने कहा, फॉरेन पॉलिसी, जो इस सरकार का जो फॉरेन पॉलिसी में जो इकोनॉमिक कंपोनेंट होता है, उसमें ये तो सबके सामने ये दिख रहा है कि सरकार ने अडानी
ग्रुप को पूरी तरह अपने स्ट्रेटेजिक जो फॉरेन पॉलिसी में इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। जैसे जैसे आप इजरायली जो सी पोर्ट है, $1.2 बिलियन, 10,000 करोड़ वहां पे भी निवेश करने का पूरा इन्होंने एक व्यवस्था करके आए हैं। श्रीलंका का जो सी पोर्ट था वो स्ट्रेटेजिक पोर्ट है, मैं मानता हूँ स्ट्रेटेजिक पोर्ट है, क्योंकि चाइना भी वहां पे इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो उसमें करीब 6,000 करोड़। फिर एक और श्रीलंका में विंड एनर्जी प्रोजेक्ट है, उसमें भी कुछ 3-4 हजार करोड़। नेपाल में ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट ये लोग पूरा वो भी नेगोशिएट कर रहे हैं, वो भी हजारों करोड़ों में होगा। म्यांमार में इन्होंने जो पूरे नेबरहुड में वहां पे भी इन्होंने पावर सेक्टर और ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स की बात करी है। अब म्यांमार में आगे नहीं बढ़ा क्योंकि वो सैंक्शंस में है, यूएस का सैंक्शन वहां चल रहा है। तो मैं कहने का तात्पर्य यह है कि ये सरकार की जो नेशनल और इंटरनेशनल जियो स्ट्रैटेजी, जो जियो पोलिटिकल स्ट्रैटेजी, उसमें अडानी का जो पूरा एक रोल है वो ट्रांसपेरेंट है जी। अब सवाल ये उठता है कि जब सरकार अगर अडानी को इतना भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है, तो मगर उनका पैसा कहां से आएगा? अब सरकार हो ये रहा है कि सरकार अब के पास पैसे नहीं है और सरकार अडानी से कह रही है कि तुम मार्केट से पैसा उठाओ, और अडानी ने जाके पूरे इंटरनेशनल मार्केट से इतना मतलब कर्जा ले लिया है। इतना कर्जा, मेरे ख्याल जो रेशियो है अडानी ग्रुप में, $30 बिलियन टोटल कर्जा, उसका 75% वो बाहर के बैंकों और बाहर के इंटरनेशनल मार्केट से लिया है। मेरे हिसाब से इंडिया के लिए ये सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि आपको याद होगा ईस्ट एशिया में 1997-98 में यही हुआ था। जो साउथ कोरिया, बड़े बड़े जो मलेशिया और ये सब यहाँ की जो बड़ी कंपनियां हैं, वो उनकी सरकारों के स्ट्रेटजी के तहत, एक जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने भी बड़ी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां बनाई और ज्यादातर बाहर से कर्जा लिया, और वो जब कर्जा वापस नहीं कर पाया तो उनकी जो करेंसी बुरी तरह लुढ़की और उनमें वहां फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ। तो इस वक्त इंडिया में वो स्थिति नहीं है, क्योंकि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि अब अडानी की किसी तरह मैनेज कर लेंगे, या उनकी शेयर प्राइस तो गिरी है काफी, और अडानी भी दावा कर रहे हैं कि मैनेज कर लेंगे, सरकार भी दावा कर रही है कि कोई इशू नहीं है। मगर मेरा मानना यह है कि ये इशू है, और ये जो बाहर का जो कर्जा है, इसको आगे हम ले जाते हैं, लेकिन थोड़ा तो ये मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा इशू है। और एलआईसी का तो इशू है ही, जहां पे ये डिटेल्स हमें पता नहीं लग रही है कि भाई कब लिया, कैसे लिया, और इन्वेस्टिगेशन से भी कर रही है, वो सब कब पता लगेगा वो भी नहीं पता। मगर मैं आपको एक ब्रॉडर जो जियो पॉलिटिकल आपको पिक्चर दे रहा हूँ, और इसमें केवल अडानी ही नहीं, और भी कंपनियां हैं, वेदांता, मैं और 2-4 के नाम लेता हूं जिन्होंने बड़ा कर्जा ले रखा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।